नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आगरा से एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर हवन पूजा किया गया और इस दौरान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। साथ ही कई सालों से मूर्ति पर सीढ़ी न होने के चलते परेशानी हो रही थी, लेकिन अब सांसद निधि ने सीढ़ियां बनवाकर तैयार करवा दी हैं। इस दौरान सभी कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रहे। प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की इस जन्म जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने यहाँ पर हवन किया है। और मेरा सौभाग्य है कि आगरा के एमपी होने के नाते सांसद निधि से आप ये देख रहे हैं, जो एक बहुत भव्य सुंदर सीढ़ियों का यहाँ हुआ। वरना एक बांस की सीढ़ी लगानी पड़ती थी और जिस प्रकार से माल्यार्पण नहीं हो पाता था। जो सभी आयोजन समिति का, समाज के लोगों का, अन्य समाज के लोगों का जो आज अहिल्याबाई होलकर जयंती में आए हैं, उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं होता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो इस बीच मिर्जापुर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात पुलिस अधिकारी के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। बता दें कि पहले प्रयास में ही एसपी सिटी संजय वर्मा के पुत्र आदित्य वर्मा ने 200वीं रैंक हासिल की है। साथ ही बेटे की सफलता पर खुश संजय वर्मा ने कहा है कि ये संघर्ष और मेहनत के बाद मिली सफलता है। और क्या कहते हैं, तमाम तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। आप समझ सकते हैं कि जब पिता एक एसपी सिटी हो और उसका बेटा जो है आईएएस अफसर हो जाए, और भी 200वीं रैंक के साथ, अगर ऑल इंडिया लेवल पर, तो कितनी बड़ा अचीवमेंट है और कितनी बड़ी खुशी हो सकती है, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाकी बस खुशी ये है कि बस it's a big thing which cannot be narrated in words, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस उसको महसूस किया जाता है और महसूस किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 साल पहले तो आप तैयारी, मतलब धुन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। धुन की तैयारी का सेंस है कि आप जुनून से पढ़ाई करें। भले ही आप 8 घंटा पढ़ रहे हो या 6 घंटा पढ़ रहे हो, बट वो एकदम हाई क्वालिटी 6 घंटे होने चाहिए। आपको मतलब मज़ा आ जाना चाहिए उस पढ़ाई करने में। इतनी पढ़ाई करिए कि आप बेड पे सोएं और तुरंत बेड पे लेटें और तुरंत सो जाएं। और अगर बात आती है कि स्टेज वाइज एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है। प्रीलिम्स तो मतलब जनरल एग्ज़ाम होता है, उसमें मतलब जीएस टेस्ट होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। बट मेंस, असली खेल मेंस एग्जामिनेशन है। एंड मैंने जहाँ पे फोकस किया, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एसए पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, और एथिक्स जो जीएस पेपर 4 होता है उसमें ही मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि मेंस निकालने के 3 पिलर्स होते हैं, एक ऑप्शनल, एक एथिक्स और एक एसए। ये 3 अगर आपके मजबूत हैं तो आपका मेंस काफ़ी। चलिए अब रुक करते हैं रायबरेली की ओर, जहां से एक मामला सामने आ रहा है। यहां दबंगों को पुलिस का भय बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। दरअसल आपको बता दें कि शहर के जीआईसी मैदान में लगी प्रदर्शनी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक गुंडों ने आपस में बेल्ट और डंडों से मारपीट की है। तो वहीं की ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये वीडियो रायबरेली से सामने आया है, जहां पर दबंगों के बीच यहां मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन्हें ना पुलिस का भय है, ना पकड़े जाने का डर, बल्कि दोनों ही ग्रुप जो हैं आपस में बेल्ट और डंडों से मारपीट करते नजर आए एक दूसरे पर। इस बीच इन्होंने पत्थरबाजी भी की है। और फिलहाल ये रायबरेली से वीडियो सामने आया है। किसी की गिरफ्तारी अब तक हाल ही में नहीं हो पाई है, लेकिन 2 गुटों के बीच हो रहे इस जमकर लड़ाई का वीडियो साफ सामने आ गया है। अब बदायूं में अपनी बुआ के घर आई युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी खुद महिला के ही पति ने, जो कि हत्या के बाद मौके से फरार हो गया है। इस बीच युवती की हत्या से गांव में सनसनी मच गई और सूचना पर पहुंची मृतका के परिजनों का इस वक्त बुरा हाल है।
ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि सहसवान कोतवाली क्षेत्र के बादशाह गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर एसएसपी ने भी बताया कि बादशाह गांव में सहसवान कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रमोद कुमार ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो इस घटना स्थल पर जाकर पूछताछ की, जिसके बाद पता चला है कि प्रमोद की पत्नी अपने चचेरे देवर के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी और उन्हीं के साथ वो रहना चाहती थी, लेकिन प्रमोद कुमार अपनी पत्नी को हिमाचल प्रदेश से लेकर आया और पत्नी की बुआ के घर छोड़ दिया गया, जहां बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है तहरीर लेकर दहेज हत्या के तहत भी दोनों भाइयों पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और इस संबंध में अब शीघ्र ही दोषी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र में शाहजहांपुर से निकली निचली रामगंगा नहर में शव बहता हुआ दिखा है। यहां पर इस शव के सामने आने के बाद ग्रामीणों में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लचर कार्य प्रणाली को देखकर ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखा है। यहां पर शव नहर में बहते बहते 2 पुलों को पार कर कल्याणपुर क्षेत्र पहुंच गया है। और खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां से आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की मुरादाबाद से, जहां एक रेप पीड़िता धरने पर बैठ गई है। रेप पीड़िता अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी है और 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। अलग अलग समुदाय के युवकों पर पीड़िता ने आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और जिलाधिकारी कार्यालय पर ये जो पीड़िता है अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गई है। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र का मामला, पर एक पीड़िता अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई है कार्यालय के सामने। उसका कहना है कि 4 समुदाय के लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और इसी बीच उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी न्याय की गुहार लिए ये पीड़िता अपने परिजनों के साथ मुरादाबाद बिलारी थाना क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है, जहां पर मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में ये महिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन ताजनगरी आगरा में मुख्यमंत्री की इसी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। वो भी भाजपा पार्षद ने वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी के इस शिकायत पर भी शिकायत की गई है, जहां पर आपको बता दें कि आगरा में नगर निगम अधिकारी भ्रष्टाचार रोकने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं। और ये कहना है सत्ताधारी दल से जुड़े भाजपा पार्षद राजेश प्रजापति का, जो कि नगर निगम अधिकारी दिल्ली की कंपनी सरन एंड कंपनी को पिछले 5 सालों में करीब 8 करोड़ रुपए के टेंडर दिए जाने की बात कह रहे हैं। तो वहीं उनका यह भी कहना है कि फर्म के द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर बड़ा खेल हुआ है, जो कि मीडिया की सुर्खियों में रहा। पौधारोपण के नाम पर गड्ढे दिखाकर वृक्षारोपण दिखा दिया गया और लाखों पौधे कागजों में लगा दिए गए, लेकिन इसके बाद बीते दिनों खुद जिला वन अधिकारी यानी डीएफओ ने नगर आयुक्त से पूछा कि शहर में लगाए गए 1 लाख पौधे कहां हैं जो नगर निगम को दिए गए थे। इससे साफ हो जाता है कि जब मुफ्त में मिले पौधों को नहीं लगाया गया तो फर्म ने आखिरकार पौधे लगाए कहां। पहली तो चीज़ ये कि नामित नहीं किया गया है किसी को भी। यहाँ पर हम लोग 100% ई टेंडर कराते हैं और ई टेंडर के शर्तों के मुताबिक अगर कोई चूज़ होके आ रहा है तो उसको मतलब मुझे लगता है उसमें पूरी पारदर्शिता है। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उसकी जो भी सेटिस्फैक्ट्री वर्क उनका होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन जैसे आप कह रहे हो कि शायद वर्क में नहीं है। तो देखिए, जो फर्म काम कर रही है, जब से भी कर रही हो, हम लोग लगातार जो भी कार्य होते हैं, चूँकि वृक्षारोपण का कार्य लगातार अनुरक्षण का कार्य है, तो हम लोग बीच बीच में इंस्पेक्शन कराते रहते हैं और अभी हाल में भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन कराया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी देश भर के लाभार्थियों से बातचीत करते नजर आए। साथ ही पीएम मोदी ने करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पीएम ने यह भी कहा कि अभी देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया है। मेरा संकल्प है कि हर भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, हर भारतवासी की समृद्धि के लिए, भारतवासी को सुख और शांति जिंदगी कैसे मिले, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना काम कर सकूं करूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वक्त बदल चुका है और आज चर्चा होती है कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला लाभ की आखिरी में घर तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है और दुनिया में आज भारत के स्टार्टअप की चर्चा भी हो रही है। वर्ल्ड बैंक भी भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा करता है। और इस बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2 जून को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी गांधीनगर स्थित बीजेपी कार्यालय में हार्दिक पटेल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हार्दिक पटेल बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सीआर पटेल की मौजूदगी में इस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। बताया जा रहा है कि हार्दिक के साथ ही 15,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले हार्दिक बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि अब कयासों पर विराम लग गया है। हालांकि अभी तक इस संदर्भ में बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कि पाटीदार आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ चल रहे मामले को लेकर हार्दिक को कोर्ट ने राहत दी थी। ऐसे में हार्दिक के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। साथ ही तीर्थ स्थल रामेश्वरम को समुद्र के रास्ते देश से जोड़ने वाला भारत का विश्व प्रसिद्ध पम्बन ब्रिज अब 114 साल का हो गया है। इसी बीच इस 2 हिस्सों में खुलकर जहाजों के लिए रास्ता देने वाले शानदार और खूबसूरत ब्रिज को रेलवे ने अब रिटायर करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उससे पहले पवन ब्रिज के ठीक बगल में एक नया पवन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। आपको ये भी बता दें कि ये ब्रिज देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जो बीच से ऊपर उठ जाएगा और उसके नीचे से समुद्री जहाज गुजर सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि 1964 के साइक्लोन में पुराना मौजूदा पम्बन ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका कुछ हिस्सा समुद्र में बह गया था। तब बाद में मेट्रो मेन के नाम से मशहूर हुए इस ई श्रीधरन ने इसे दोबारा छीक कर मजबूती दी और आज भी इस पुराने पम्बन ब्रिज से ही गुजरकर ट्रेनें रामेश्वरम जाती हैं। लेकिन समुद्र के खारे पानी को एक सदी तक सहते रहने के कारण अब इसमें जंग लगना शुरू हो गया है। इस ब्रिज से रोजाना 12 जोड़ी ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन कमजोर हो जाने के कारण अब इस ब्रिज से ट्रेनें महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगते हुए चल पाती हैं, जबकि नए बन रहे ब्रिज से ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। और इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अब 8 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही। आशीष की याचिका को लेकर सोमवार को जस्टिस कृष्णन पहल ही ये आदेश दे चुके हैं और बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। दरअसल सोमवार को हुई सुनवाई को लेकर शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि सेशन कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका खारिज नहीं की है, तो ऐसे में हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि आशीष के वकील ने यह दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत संबंधित कोर्ट से नीचे की अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होना अनिवार्य नहीं है। दलील को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन समय के अभाव के कारण अगली तारीख 8 जुलाई तय की गई है। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को वैशाली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा के तहत सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक आवास पहुंचे थे। यहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद मीडिया से बातचीत की गई।
पीके ने कहा कि कांग्रेस के कारण उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया है। हाथ जोड़कर लोगों के सामने अब फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर ने अपने बारे में बताया कि अब तक उन्होंने एक ही चुनाव हारा है और वो यूपी विधानसभा का है। उसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2011 से 2021 तक वो 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं, जिसमें से एक ही चुनाव हारे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए ये भी कहा कि ऐसी पार्टी है जो खुद सुधरती नहीं और हमको भी डुबा देगी। बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2021 में बीजेपी से शर्त लगी थी कि कौन जीतेगा। मैंने कहा था कि हारेगा नहीं, 100 से नीचे रोक दूंगा। मात्र 77 पर ही रोक दिया गया था। भगवान का आशीर्वाद है कि जब मेरी बात सही हो गई तो सोचा कि इस फील्ड में बहुत हो गया, अब कुछ नया करते हैं। और आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर किसी को लक्षण देखते हैं या कोई परेशानी हो तो उसे तत्काल ही आइसोलेट कर दिया जाए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि मॉनिटरिंग करने शुरू हो गई है और मॉनिटरिंग के लिए कई टीमें भी लगाई गई जो कि सभी को सजग कर रही हैं। मरीज और उसके संपर्क में आए लोगों को 21 दिन के लिए आइसोलेट में रखा जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि अभी तक आगरा में मंकी पॉक्स के मरीज नहीं हैं, पर सतर्क रहने की जरूरत है। आगरा सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी साझा करते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। करके उसकी सारा परीक्षण NIV के माध्यम से कराएंगे, जिसमें कि ये उसका संक्रमण बाकी लोगों को ना फैल पाए। इसके साथ ही जो भी उसके साथ कांटेक्ट लोग हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसका भी हम लोग आइसोलेशन रख के उसका परीक्षण कराएंगे। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।